हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आ रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक नंबर 2 चल रही है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय 11वां है, वायुमंडल में जल। इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे हमें यहाँ पर क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए, वायुमंडल में जल, ऐसा नहीं है वायुमंडल में जल जो है आप पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी जब हमने क्षोभमंडल वाला पोर्शन डिस्कस किया था कि क्षोभमंडल की सीमा में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर आपने जलवाष्प के बारे में आपने जाना था। यानी कि वायुमंडल में जल जो होता है वो जलवाष्प की बूंदों के रूप में विद्यमान होता है, ये बात आपने जानी थी। और लगभग हमारे वायुमंडल में जो है 4% जो है, लगभग 4% जो है यहाँ पर जलवाष्प मौजूद है। कहीं कहीं पर ये मात्रा 1% है, यानी मरुस्थल वाले इलाकों में जलवाष्प जो है वायुमंडल में 1% तक है। जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है वहाँ पर 4% है, तो 4% मात्रा टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर लेना कि वायुमंडल में जलवाष्प के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, हमारे जो वायुमंडल में है जल वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, हमारे जो वायुमंडल में जल है ये गैस, द्रव और ठोस, इन 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हवा में हमारे यहाँ जो मौजूद जलवाष्प है इसको आर्द्रता कहते हैं, यानी हम जैसे ह्यूमिडिटी कहते हैं वो वास्तव में जलवाष्प ही होती है। यानी हवा में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में जो आर्द्रता आती है वो आर्द्रता आती कहाँ से है? आप सभी लोग जानते हैं आर्द्रता ये आती है जलाशयों के बाष्पीकरण से, पौधों से जो बाष्पोत्सर्जन होता है इससे आर्द्रता प्राप्त होती है, यानी जलाशय से। अप्राय यहाँ पे जलाशय जो आपके महाद्वीपों पे विद्यमान है, इसके अलावा समुद्र तो पूरे आपके पृथ्वी पर विद्यमान है। तो ये सब क्या कर रहा है? तो इन सबसे बाष्पीकरण होता है। तो बाष्पीकरण होने से क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प में जो है जलवाष्प पाई जाती है, यानी आर्द्रता पाई जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा सेकंड का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है अगली वायुमंडल, यानी कि ये निरपेक्ष आर्द्रता की बात कही गई है। निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है वास्तव में वो हम देखेंगे। आर्द्रता को यहाँ डिफाइन किया गया निरपेक्ष में और सापेक्ष में। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? देखिए, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा है इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि वास्तविक का मतलब ये है कि भाई हमें ज्ञात हो, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितनी आर्द्रता मौजूद है वो हमें ज्ञात हो, तो वो हम उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे इसे। अब देखिए, ये वास्तव में जो होती है ये हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। यानी प्रति इकाई हवा का जो वजन है उसमें प्रति इकाई जो हवा है जो आयतन है उसमें जलवाष्प का जो वजन है, तो और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसे कैसे व्यक्त किया जाता है? इसे देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, जलवाष्प की मात्रा अपॉन, यानी कि बट्टे वायु का आयतन, यानी कि घन में। ठीक है, तो ऐसे करके इसे जो है यहाँ पर इसे निकालते हैं। यहाँ पर आप केवल ये लिख लेना थ्योरी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हवा जो है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। यानी जो आपकी जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो आपके सबसे ज़्यादा जो मौजूद है वो महासागरों पर मौजूद है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो भूमध्य रेखा पर महासागर है वहाँ पर पाई जाती है और सबसे कम जो है वो ध्रुवों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना। यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप इसमें लिख लेना यहाँ पर कि यह भूमध्य रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पर जाने पर कम हो जाती है। अब देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता की बात कही जाए यहाँ पे, तो निरपेक्ष आर्द्रता यहाँ पर इसकी एक खास बात और है। यहाँ पे ये से थर्ड सब पॉइंट करके लिख लेना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैं लिखवा दे रहा हूँ। निरपेक्ष आर्द्रता जो है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों और रात की अपेक्षा ये दिन में ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती है, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो वैसे वैसे जलवाष्प में, यानी कि जो वैसे वैसे आपके वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती चली जाती है, आर्द्रता की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो आपने यहाँ पर थर्ड के तीसरे का 3 सब पॉइंट जो है वो नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हवा अगर बात करें, आपकी जो हवा है आपकी, ठीक है, तो हवा द्वारा ये जो जलवाष्प ग्रहण की जाती है, आप देख रहे होंगे कि कहीं ज़्यादा जलवाष्प ग्रहण हो रही है, कहीं कम हो रही है। ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड करती हैं। यदि तापमान ज़्यादा होगा तो हवा में आर्द्रता ज़्यादा होगी, तापमान कम होगा तो हवा में आर्द्रता नहीं हो पाएगी। आप खुद अनुमान लगाइए, अगर जो समुद्र आपके ठंडे होंगे, बिल्कुल ठंडे होंगे, या फिर हिमांक के बिंदु पर आके आसपास होंगे, तो क्या उनसे वाष्पोत्सर्जन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर जरूरी है कि भाई ऊष्मा है, ऊष्मा होनी चाहिए, तापमान होना चाहिए, और तापमान जब होगा तब तो हमारे वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला बताया गया है आपका जो है सापेक्ष आर्द्रता के बारे में। अभी तो आपने निरपेक्ष के बारे में पढ़ा था। निरपेक्ष का मतलब ये है कि आपकी जो प्रति इकाई जो आपकी जलवाष्प, यानी प्रति इकाई आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा, वो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है। अब सापेक्ष आर्द्रता के बारे में देखेंगे। तो सापेक्ष क्या होती है? दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी कि हमें जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो तो वो सापेक्ष आर्द्रता कही जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कही जाती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया है सापेक्ष आर्द्रता के बारे में। अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता को और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली हवा के आर्द्रता सामर्थ्य, यानी अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता है, और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक जो है मात्रा, यानी कि जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है, तो इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे? सापेक्षिक आर्द्रता कहेंगे। यानी कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है और वर्तमान की जो आर्द्रता है, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ऐसे करके इसे निकाला जाता है। देखिए हमारे लिए फॉर्मुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें पढ़ना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बताया गया है आगे चलकर कि भाई जब जो आर्द्रता है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह हवा पूरित को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त का मतलब पूरी तरह से पूरित हो गई है, अब उसमें और ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हमें आर्द्रता के बारे में भी देखने को मिलता है। अब देखिए आर्द्रता में एक पॉइंट रह गया था, वो पॉइंट यहाँ लिख लेना पहला सब पॉइंट इसमें 5वें का। देखिए जो आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो महासागरों के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है और महाद्वीपों के ऊपर ही सबसे कम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपकी सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो महासागरों के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है और महाद्वीपों के ऊपर सबसे ज़्यादा कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो आपका अगला सब पॉइंट इसमें बताया गया है कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त का मतलब कि अब उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और ज़्यादा नहीं रही है, यानी जितनी आर्द्रता उसे चाहिए थी उससे ज़्यादा है। यानी एक मानक होता है, एक माप होती है, उसके ज़्यादा तो हम उसमें चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर है कि जब देखिए, अब मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखवा दे रहा हूँ, जब सापेक्षिक आर्द्रता जो है 100% हो जाती है, यानी जब सापेक्षिक आर्द्रता जो है 100% हो जाती है तो वायु कैसी हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। संतृप्त का मतलब पूरी तरह से पूरित हो जाती है, उसमें आर्द्रता की जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है। ठीक है, तथा जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी जिस बिंदु पर आपकी वायु संतृप्त होगी, जिसमें आर्द्रता की मात्रा पूरी हो गई, उस बिंदु को यहाँ पर ओसांक कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? ओसांक बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ओसांक बिंदु। ठीक है, उस बिंदु को ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ओसांक बिंदु जो होता है, इसी में सब पॉइंट इसी में देखिए, ओसांक बिंदु जो है, ओसांक बिंदु पर ही संघनन के द्वारा जलवाष्प जल या हिम में परिवर्तित होती है। यानी ओसांक बिंदु पर ही क्या होता है? संघनन होता है। ठीक है, इसी पर जो है जलवाष्प जो है वो आपकी जल या हिम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर अगली जो हेडिंग है ये है वायुमंडल बोल रहा हूं, बाष्पीकरण तथा संघनन। ये होता क्या है? वैसे वास्तव में ये दोनों जो आपके जो हैं ये आप क्लास 6-7 के आपके फैक्ट हैं, साइंस के फैक्ट हैं, लेकिन चूंकि हमारी ज्योग्राफी में हमें पढ़ना ही है, पूरा इनके बारे में जानना है, क्योंकि इसी पर आपकी तमाम मौसमी परिघटनाएं डिपेंड करती हैं, तो हम यहाँ पर इसे दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस में तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से वायुमंडलीय कारक इसके जरिए प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले बाष्पीकरण जानते हैं। बाष्पीकरण के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे भाई, तापमान बढ़ने पर होता है, ये सब क्रिया होती है, जल जो है द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा करके आपने सुना है, पढ़ा है। तो वही यहाँ पर बताया गया है
कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इसका मुख्य कारण क्या होता है, ताप। टेम्परेचर होने पर ताप, यानी ऊर्जा बढ़ने पर ताप बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जल है वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहां बताया गया है कि भाई जिस टेम्परेचर पर जो हमारा जल है वो वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी एक ऊष्मा चाहिए होती है जिसके जरिए हमारा जो जल है वो गैस में परिवर्तित होता है, तो उसे वाष्पीकरण करने वाली जो ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ खास बात इसकी है, यहाँ पर यानी वाष्पीकरण के बारे में पहली खास, सेकंड सब पॉइंट में दूसरी खास बात यहाँ पर ये है कि यह तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि ये जो आपकी वाष्पीकरण की क्षमता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसी में अगला सब पॉइंट, चौथा सब पॉइंट है वाष्पीकरण के बारे में, कि हवा में, यहाँ पे चौथा सब पॉइंट है कि हवा की गति जितनी तीव्र होगी, हवा की जो गति है वो जितनी ज़्यादा तेज होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा, यानी हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना तीव्र होगा। यानी जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज वाष्पीकरण भी होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो आपने यहां पर वाष्पीकरण के बारे में नोट कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट, यहां पर देखिए ये तो नोट कर लिया होगा, चौथा पॉइंट हवा की जितनी तीव्र, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संघनन। संघनन का मतलब आप जानते हैं कि जलवाष्प जब जो है हमारी, जब वो ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में विभक्त हो जाती है, जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो संघनन कहलाता है प्रक्रिया। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है वो बताया गया है कि जब आपकी जो आर्द्र हवा है, जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें क्या होती है, तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। जब हमारी हवा जो होती है, आर्द्र हवा ठंडी होती है और उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता वो समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है, तब अतिरिक्त जो जलवाष्प है वो द्रव में संघनित हो जाती है। अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाती है। ठीक है, ये आपने, यानी कि ये संघनित हो जाती है तो ऐसे करके हमें क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया और होती है, वैसे इस क्रिया के बारे में आप जानते होंगे, ये होती है ऊर्ध्वपातन वाली। यानी कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आए बना, ठीक है, यानी अपनी अवस्था जो है आपकी, यानी कि जो आपकी जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ कोई हो तो वो द्रव अवस्था में आए बना सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कपूर है। आप जानते होंगे कपूर को अगर हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। कपूर गलता नहीं है, वो अपने आप उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि वैसे प्रक्रिया होती है, जैसे आपकी जल की प्रक्रिया देखी कि आपने देखा जलवाष्प जो है, यानी कि जो गैस की अवस्था से जल बनता है, जल से फिर क्या बनता है, बर्फ बन जाती है, ठोस द्रव गैस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर सीधा सीधा जब कोई गैस है, गैस डायरेक्ट जो है ठोस में परिवर्तित हो जा रही है, तो उस क्रिया को यहाँ पे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये साइंटिफिक टर्म है और मैंने यहाँ पर कपूर का एग्जाम्पल भी दिया है, तो आप समझ गए होंगे। वैसे साइंस में पढ़ के आए हैं आप क्लास 6 में, क्लास 6 के टॉपिक में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें अब लिखेंगे, इसी में अगला सब पॉइंट, इसी में आपने कौन सा पॉइंट, सब पहला सब पॉइंट लिख लिया है और इसमें लिख लेना। और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होती है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन जान गए होंगे कि ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है पदार्थ जो है वो अपनी दूसरी अवस्था में न जाकर डायरेक्ट तीसरी अवस्था में पहुंच जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कायदा ये कहता है कि भाई जो अगर ठोस पदार्थ है तो वो या तो द्रव में आए, पहले द्रव के बाद गैस में जाए, लेकिन वो द्रव से अगर गैस में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट ठोस पदार्थ जो है डायरेक्ट गैस में चला जा रहा है, या कोई गैसीय पदार्थ डायरेक्ट ठोस में चला जा रहा है, बीच में द्रव में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए संघनन होता क्यों है, वास्तव में संघनन का कारण क्या है। संघनन का सबसे मूल कारण जो होता है वो ऊष्मा का ह्रास। ठीक है, यानी कि जब ऊष्मा का ह्रास होता है तो संघनन होता है। तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड सब पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना, ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। यानी अब ऊष्मा का ह्रास होता है तब चीज़ें जो है ठंडी हो जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा जलवाष्प जैसे गर्म रहती है तो उसका संघनन नहीं होता है, जैसी ठंडी हो जाती है वैसे ही वो जल की बूंदों में बन जाती है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि संघनन का जो कारण है क्या है, ऊष्मा का ह्रास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है
कि स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। यानी स्वतंत्र हवा में आपने देखा होगा कि केवल और केवल जलवाष्प नहीं होती है, धूल कण भी मौजूद होते हैं। तो धूल कणों के चारों ओर संघनन होता है, और जब धूल कणों के चारों ओर संघनन होता है तो फिर इन कणों को क्या कहा जाता है? इनको संघनन केंद्रक कहा जाता है। यानी आपने ये पढ़ा है कि आपके जो वायुमंडल है, वायुमंडल में केवल जलवाष्प ही मौजूद नहीं है, वरन छोटे छोटे धूल कण भी विद्यमान होते हैं। तो जो संघनन की प्रक्रिया होती है वो धूल कणों के बिल्कुल इर्द गिर्द होती है, पास में होती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो धूल के कण हैं वो संघनन केंद्र कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर धूल कणों में भी कौन कौन से अच्छे होते हैं। धूल कणों में यहां पर बताया गया है, यानी कि आपका थर्ड सब पॉइंट का ये सब पॉइंट जो है कि धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं और एक पानी को अवशोषित करते हैं। यानी कि इनमें ये सबसे अच्छे केंद्रक इनके यही होते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनमें ज्यादा होती है, महासागरों के नमक कण में, धूल में और धुआं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर, यानी सेकंड का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए संघनन के बारे में बताया गया है। देखिए संघनन हवा के आयतन, ताप और दाब इनसे प्रभावित होता है, ये आप नोट कर लेना। अगला सब पॉइंट, सेकंड का चौथा सब पॉइंट, संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब, आर्द्रता से प्रभावित होता है। यानी कि अगर हवा का आयतन अगर कहा जाए ज़्यादा है तो संघनन की क्रिया जो है नहीं हो पाएगी, कम होना चाहिए आयतन। ठीक है, या फिर नियत होना चाहिए। दूसरी बात यह दाब और आर्द्रता, यानी ताप भी होना चाहिए। ताप जब गिर जाए, ठीक है, तब होता है ये। तो इसके लिए कुछ क्रियाएं ये होनी चाहिए। यानी यह बताया गया यहाँ पर आयतन नियत हो, हमारा इसका जो है तापमान ओसांक तक गिर जाए। ठीक है, ओसांक बिंदु अभी मैंने बताया था। वायु का आयतन जो है, तापमान दोनों ही कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आपका संघनन होता है। ठीक है, ये आपने चौथा सब पॉइंट केवल लिख लेना यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संघनन की क्रिया होने के बाद जो वायुमंडल में कुछ चीजें बनती हैं, अब वो चीजें जो बनती हैं उन्हें हम इसके बाद अब डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना है, इसी में सेकंड का 5वां सब पॉइंट होगा यहां पर कि संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी यहां लिख लेना, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता का ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल में परिवर्तन हो जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब वन बाई वन करके इसके कौन कौन से जो बनने वाले उत्पाद हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ओस से स्टार्टिंग करते हैं। खास करके ओस के बारे में आपने खूब देखा होगा, सुबह सुबह आप देखते होंगे छतों पर पानी की बूंदें आपको जमी हुई मिलती हैं। तो वास्तव में होता क्या है? ओस होता है। तो पहला इसी में सब पॉइंट है ओस, हेडिंग डालकर ओस के बारे में लिखेंगे। अब देखिए ओस होती बनती कैसे है? जब जो आपकी आर्द्रता है वो धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तुओं पर, यानी धरातल के ऊपर जो संघनन केंद्रक हैं आपके वायुमंडल में मौजूद, या जो आपके धूल के कण हैं, धूल के कणों पर कोई चीज ठंडी नहीं होकर जमीन पर आके ठंडी होती है, यानी कि वस्तु पर आके ठंडी होती है। पत्थर, घास, पौधों, पत्तियों, इनकी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है। तो इसे हम ओस के नाम से इसे जाना जाता है। पूरा लिख लेना ये, ठीक है। यानी कोई चीज जो है वायुमंडल में ठंडी ना होकर नीचे आके धरातल में किसी ठोस जगह पर ठंडी हो रही है, ठोस जगह पे जैसे पत्थर है, घास है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, तो किसी सतह पर आकर जहां पे ठंडी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ओस बनने के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओस बनने के लिए कुछ अवस्थाएं होना बड़ा आवश्यक है। इसके बनने के लिए उपयुक्त अवस्थाओं में साफ आकाश हो, शांत हवा हो, उच्च सापेक्ष आर्द्रता हो और ठंडी और लंबी रातें हों। ठीक है, यानी इसके बनने के लिए आप लिखना, ऐसे लिख लेना यहाँ पर, इसके बनने के लिए आवश्यक है ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो, यानी ओसांक जो है जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, इसके बनने के लिए आवश्यक क्या क्या है? ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, जमाव बिंदु या हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु आप जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु आके जम जाती है तो इसके लिए क्या है? ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, यानी इसके लिए ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो तथा शुष्क साफ आकाश, शांत हवा और उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी और लंबी रातें आवश्यक हैं इसके लिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो ये तो आपकी ओस हो गई। अब अगली चीज आती है तुषार या पाला। ठीक है, यानी जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं, तुषार या पाला। अगली यहाँ पे सेकंड हेडिंग आप डालेंगे, सब हेडिंग तुषार या पाला है। तुषार जो है एक तरह से, तुषार जो है ठंडी सतहों पर ही बनता है ये। ठीक है, यानी कि जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है
ठीक है, यानी संघनन क्या है, जो आपका 0 डिग्री हिमांक बिंदु है इससे नीचे चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो नमी होती है वो पानी की बूंदों में संघनित ना होकर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में रवा, छोटे छोटे बर्फ के जो रवा होता है, रवा तो रवों के रूप में हो जाती है, बहुत छोटे छोटे दानों के रूप में जो है यहाँ पर जम जाती है। आप देखते होंगे सुबह सुबह सर्दियों वाले दिनों में आप देखते होंगे कि जो आपके खेत वगैरह हैं या घास के मैदान वगैरह, उनमें सफ़ेद सफ़ेद परत छाई सी मिलती है। वो सफ़ेद सफ़ेद परत होती क्या है, वो तुषार की होती है, वो तुषार पड़ता है, यानी कि जो हवा जो यानी कि वायुमंडल में मौजूद जो नमी है वो नमी वास्तव में पानी की बूंदों में न बनकर, पानी की बूंदों में न बनकर वो कैसे बनेगी, छोटे छोटे बर्फ के रवों में परिवर्तित हो गई। तो उसे जब वो नीचे आके धरातल पर गिरती है उसे हम तुषार बोलते हैं, तुषार या पाला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान जमाव, यानी संघनन जब संघनन तापमान जमाव बिंदु से, संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसी में लिख लेना सब पॉइंट। अतिरिक्त नमी जो होती है पानी की बूंदों की बजाय यहाँ क्या किस में बन जाती है, छोटे छोटे बर्फ के रवाओं में बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसके बनने के लिए वही सब चीजें चाहिए जो आपके ओस के बनने के लिए चाहिए, बस ओस में अंतर यह है पानी की बूंदें बन रही हैं, यहां पर क्या बनना है, छोटे छोटे बर्फ के रवे बन रहे हैं। रवा आप जानते होंगे, रवा का यानी जैसे सूजी बोलते हैं, रवा बोलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, मोटे से हल्के दाने होते हैं। ठीक है, तो उसे रवा बोलते हैं, तो आपने देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप लिख लेना इसके बनने की अवस्थाएं ओस बनने की अवस्थाओं के समान है, यानी इसके बनने की अवस्थाएं ओस बनने की अवस्थाओं के समान है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए। जमाव बिंदु का मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये खास बात है इसका। तो आपने यहाँ पे दूसरी परिघटना देख ली आपकी संघनन के द्वारा। अब तीसरी परिघटना जो हम देखेंगे ये है कोहरा या कुहासा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोहरा या कुहासा देखेंगे ये क्या होता है। थर्ड हेडिंग आपकी जो है सब हेडिंग है कोहरा या कुहासा। देखिए अक्सर लोग कोहरा या कुहासा को एक जैसा समझ बैठते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर होता है। उस अंतर को भी हम यहाँ पे समझाएंगे कि क्या अंतर होता है। अब देखिए आपने वायु संहति पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। वायु संहति क्या होती है, गर्म वायु संहतियाँ, ठंडी वायु संहतियाँ। तो आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में वायु संहतियाँ मौजूद हैं, और जब वायु संहतियाँ एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एकदम कोहरे का निर्माण होता है। ठंडी गर्म वायु आपस में टकराएगी तो एकदम कोहरे का निर्माण होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो वायु संहतियाँ होती हैं धरातल के निकट टकराती हैं जब, तो कोहरे का निर्माण करती हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं कि जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे गिरती है, यानी जब जलवायु, यानी यहाँ पे ऐसे लिख लेना, जब जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति, जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे धरातल की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूलकणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी में लिख लेना कि इसके कारण क्या हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। दृश्यता का मतलब होता है विजिबिलिटी, हम देखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण क्या होती है, जो दृश्यता है आपकी, ठीक है, वो कम हो जाती है। ये आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए कोहरा जो है एक तरह का बादल ही होता है, लेकिन ये ऊपर ना बनकर धरातल पे बनता है। लिख लेना, यह एक तरह का बादल है, बादल होता है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोहरा जहरीला कब होता है, कोहरा जो धूम्र कोहरे में कब परिवर्तित होता है। ये तब परिवर्तित होता है जब नगरीय या औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पर धुएं के कण निकल रहे हो। धुएं के कण में ये कोहरा जो होता है बहुत जल्दी बनता है, धुएं वाली जगह पर बहुत जल्दी कोहरा का निर्माण होता है, और वहाँ पर जो जहरीला कोहरा बन जाता है उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। तो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण जो है केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, केंद्रकों की अधिकता की मात्रा होती है। ऐसी स्थिति जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा वास्तव में बहुत जहरीला कोहरा होता है ये। अब कुहासा देखते हैं, कुहासा क्या होता है, ये बहुत बार जो है पूछा गया है कुहासा। देखिए कुहासा जो है, कुहासे में कोहरे की अपेक्षा जो है नमी अधिक होती है, कोहरे में नमी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि कुहासे में नमी ज़्यादा होती है। अगली बात यह है, कुहासा जो है वो आपका पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर ठंडी उठती हुई गर्म हवा ढाल की सतह पर ठंडी सतह से संपर्क में आती है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कोहरा कुहासा बनता है। ठीक है,
तो फर्क ये है कोहरा और कुहासा में, अगर आपसे कोई पूछे तो कोहरा जो है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, जबकि कुहासा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुहासा कहाँ बनता है? पहाड़ी सतहों पर, पहाड़ी ढालों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो है क्रिया जो होती है संघनन की, जिसके द्वारा हमारे बादल बनते हैं, वो हम देखेंगे। बादल, अगली हेडिंग, अब आपकी हेडिंग आएगी, चौथी हेडिंग आएगी आपकी, सब हेडिंग, ये है बादल। ये कैसे निर्मित होते हैं? देखिए बादलों के बारे में अगर हम देखें तो बादल क्या है वास्तव में? ये छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं और इकट्ठा अगर मेजॉरिटी में अगर हों, यानी पूरा एकदम पूरा इनका पिंड टाइप बन जाए तो बादल दिखने में लगती हैं। तो ये वही है बादल, कि बादल जो है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संगति होती है। संगत का मतलब पूरा पूरा जो है इनका पूरा ग्रुप है। ठीक है, संगति बोल सकते हैं, इसकी पूरी संगति होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर, यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर कि बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संगति होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण ये बनते हैं। यानी पूरी संगति जो है जलवाष्प की ये किसके द्वारा बन रही है? जलवाष्प के संघनन के द्वारा बन रही है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर इनका निर्माण चूंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है, तो पृथ्वी की सतह से जैसे से ऊपर चले जाते हैं तो इनकी जो डेंसिटी हम बोल सकते हैं, या फिर इनकी जो बादलों की बनने की प्रक्रिया, उसमें आकारों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसमें कि पृथ्वी की सतह से कुछ, यहाँ पे लिखना है, ऐसे लिखना है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर निर्माण होने के कारण ये विभिन्न आकारों के होते हैं। पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर निर्माण होने के कारण ये विभिन्न आकारों के होते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने इन बादलों को इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर 4 भागों में विभक्त कर लिया है। तो यहाँ लिख लेना, इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता तथा अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में विभक्त या वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले बादल जो है आपके, ये है पक्षाभ बादल। ठीक है, आपकी इसी में पहला सब पॉइंट आप पढ़ेगा, ये पक्षाभ बादल है। निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, निर्माण का हो रहा है 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर हो रहा है इनका निर्माण पक्षाभ बादल का। इनकी विशेषता ये होती है पक्षाभ मेघ की कि ये पतले, यानी कि ये जो है ये पतले, यानी ये ऐसे लिख लेना, ये हमेशा सफेद रंग के पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं और कैसे होते हैं? ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, जो पंख के समान देखने में आपको प्रतीत होते हैं। ये तो पक्षाभ बादल है। अब पक्षाभ के नीचे, यानी सबसे ऊपर कौन से हैं? पक्षाभ हो गए आपके। अब पक्षाभ के नीचे आ जाते हैं कपासी मेघ। सेकंड सब पॉइंट इसमें लिख लेना, कपासी मेघ। ये क्या होते हैं कपासी मेघ? अब देखिए ये इनका निर्माण जो हो रहा है 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? छितरे हुए, यानी स्कैटर्ड वे में है, यानी कोई बादल यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ऐसे करके आप देखते हो स्कैटर्ड वे में, यानी छितरे हुए, यानी फटे फटे देखते होंगे आप, तो उन्हें छितरापन कहते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है छितरे, यहाँ लिख लेना, ये छितरे तथा, ठीक है, इधर उधर बिखरे दिखाई देखे जा सकते हैं। और ये चपटे आधार वाले होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे आधार वाले होते हैं। इनका आधार बिल्कुल चपटा हुआ होता है, आधार मोटा नहीं होता बल्कि चपटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं कपासी मेघ, इसके बाद आते हैं स्तरी मेघ, थर्ड, यानी इससे नीचे हैं ये है स्तरी मेघ। स्तरी मेघ की विशेषता ये है कि भाई ये परतदार होते हैं, परतदार बादल हैं, आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं ये वाले बादल। ठीक है, और ये जो है बादल, ये सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास पर या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से ये बादल, स्तरी मेघ, ये निर्मित होते हैं। ये लिख लेना आप। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपके सामने बादल हैं, यानी ऊपर वाले जो बादलों का जिक्र किया गया है वो आपके सामने बादल हैं। ये आप चित्र 11.1 इसमें देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगले प्रकार के बादल हैं वर्षा मेघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे वाले, इनसे हमारे यहाँ वर्षा होती है। ये होते कैसे हैं वर्षा मेघ? ये मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। और ये बनते कहाँ पर हैं? ये मध्य या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नजदीक बनते हैं। अब देखिए ये जो हैं इतने काले होते हैं कि भाई सूर्य की किरणें आपने देखते होंगे इनसे आर पार नहीं निकल पाती हैं, सूर्य को ये ढक लेते हैं एक तरह से। तो सूर्य की किरणों के लिए ये कैसे हैं? ये अपारदर्शी होते हैं। सूर्य की किरणों के लिए ये अपारदर्शी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात यहाँ कही गई है कि वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृतिहीन संहिति है, यानी कि इसकी कोई आकृति नहीं होती। जैसे हमने बता दिया चपटे होते हैं, ये मिश्रित रूप में होते हैं, बड़े भाग में फैले होते हैं, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पर बताया गया है वर्षा मेघ।
अब देखिए ये तो आपने 4 तरह के बादल अभी आपने देख लिए, पच्छाव, कपासी, स्तरी या वर्षा। अब ये 4 तरह के बादल जो हैं ये मिलकर आपस में और भी तरह के बादल बनाते हैं। और ये जो है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO है, इसके सहित कई प्रमुख संस्थान जो है इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, उन्होंने ये माना है कि आपके जो मूल बादल हैं, यानी कि मूल तत्व जो आपके मूल तत्व बादलों के बनने के लिए वो तो यही है मूल बादल, लेकिन ये बादल भी आपस में मिलकर कुछ अन्य प्रकार के बादलों का निर्माण करते हैं। तो उसका जिक्र यहाँ पर बताया गया कि अन्य प्रकार के बादल कौन कौन से होते हैं। देखिए एक एक बादल के बारे में डिस्क्राइब मैं कर दूंगा यहाँ पर, तो नोट करके अब आप यहाँ पर लिखेंगे, नोट करके इसमें कि 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित बादलों का निर्माण करते हैं। सबसे ऊंचाई में यहाँ पे बादल निर्मित होते हैं। सबसे ऊंचाई में, यानी ऊंचाई लगभग उच्च मेघ में 6 से लेकर 20 किलोमीटर के मध्य जो बादल बन रहे हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे? 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके जो बादल बनते हैं ये बनते हैं यहाँ पर पक्षाव, पक्षाव स्तरी, पक्षाव कपासी। देखिए पक्षाव मेघ की बात यही है, यह सभी प्रकार के बादलों के सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा जो बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं ये, और पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। और ये सामूहिक रूप पर दिखने पर ये बादल चक्रवात के सूचक भी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, चक्रवात के सूचक होते हैं बादल। अगले बादल हैं पच्छाव स्तरी वाले। पच्छाव स्तरी क्या होता है? देखिए ये एकदम दूधिया रंग के एक चादर के समान फैले रहते हैं बादल ये। इनमें मेघों के कारण जो सूर्य और चंद्रमा के जो चारों ओर आप प्रच्छाव मंडल देखते होंगे, हैलो यानी हैलो वाली संरचना देखते होंगे, प्रच्छाव मंडल वाली संरचना देखते होंगे, वो इन्हीं बादलों के कारण बनती है, पच्छाव स्तरी के बारे में। अब देखिए पच्छाव कपासी क्या होते हैं, यानी ये सफेद रंग के गोल गोल रूप में होते हैं ये, और इन बादलों को मैक्रेल स्काई भी कहा जाता है, यानी इन बादलों का एक नाम है मैक्रेल स्काई। तो मैक्रेल स्काई भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, मैक्रेल स्काई। देखिए आप सुन लीजिए और आप जल्दी जल्दी में नोट कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं, स्वतंत्र है नोट करने के लिए। अब बात करते हैं, ये तो आपने 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में देख लिए। अब मध्य ऊंचाई में, मध्य ऊंचाई का मतलब ये 2.5 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच बनने वाले बादल हैं, ठीक है। इसमें स्तरीय मध्य और कपासी मध्य आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्तरीय मध्य और कपासी मध्य आते हैं, ठीक है, यानी स्तरीय मध्य आ रहे हैं और कपासी मध्य आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर बात करें स्तरीय वाले की, ये कम ऊंचाई पर हल्के भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, और ये वर्षा रहित बादल होते हैं, ठीक है, स्तरीय मध्य वाले। कपासी मध्य की अगर हम बात करें, कपासी मध्य मेघ की, तो कपासी मध्य मेघ और इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस समान ही है, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे बादल जो है आपके धरातल पर निर्मित होते हैं सबसे नीचे कम ऊंचाई पर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर से नीचे की ऊंचाई पर जो निर्मित हो रहे हैं बादल, जो आप अक्सर देखते हैं अपनी आंखों से, इसमें स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्तरीय कपासी के बारे में अगर हम देख लें, स्तरीय कपासी जो है वही है, हल्के भूरे रंग के हैं, यानी साफ मौसम के संकेतक हैं। स्तरीय मेघ में अगर हम आ जाएं, स्तरीय मेघ में, यानी कि स्तरीय मेघ कैसे होते हैं? ये पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर बने होते हैं, गोरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। निर्माण दो वायु संहतियां हैं, इनके मिलने से होता है। आगे बढ़ते हैं। स्तरीय वर्षा मेघ कौन से होते हैं? स्तरीय वर्षा मेघ से ऐसे नाम से आप समझ में आ रहा है कि वर्षा होती है इनसे। कपासी वर्षा मेघ, इनसे भी वर्षा होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये आपने था कि आपने देख लिया 4 प्रकार के आपके मूल बादल होते हैं। देखिए अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 4 प्रकार के बादलों से ही पूछा जाता है। ये बाद बाकी जो इनसे मिलकर बन रहे हैं, क्योंकि मौसम विज्ञान वाले या फिर जो आपके डेडिकेटेड हैं जो व्यक्ति, वही भले इन्हें देखते हैं, हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है वर्षण। ये वर्षण होता क्या है, यानी वास्तव में वर्षा या वर्षण ये होता क्या है, ये हम देखेंगे। अब देखिए पीछे 2 चीजें आई थी, आपने शायद उन पर नोटिस किया या नहीं किया। पीछे ओसांक आया था और हिमांक आया था। तो ओसांक और हिमांक, यानी ओसांक बिंदु और हिमांक बिंदु को मैं नोट करके चाहे लिखवाना चाहूंगा तो लिख सकते हैं आप। ओसांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो तो जानते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं उन्हें थोड़ा लगता है कि पता नहीं सर ने क्या बता दिया, स्किप कर दिया, ये समझ में नहीं आया होगा। तो ओसांक बिंदु पर तो आप जान चुके हैं, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है, अर्थात जिस तापमान पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओसांक बिंदु कहते हैं। ये तो आप पहले लिख चुके हैं। हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु नोट करके लिख लेना कि वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो वो हिमांक बिंदु होता है।
तो हमारे शुद्ध जल के लिए जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी शुद्ध जल जो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, या फिर जिसे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम, यानी अगर सेल्सियस पैमाने पर नापे तो 0 डिग्री पर, और फ़ारेनहाइट पर नापे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जमेगा और सेल्सियस पे 0 डिग्री पे जमेगा। तो आपने हिमांक देख लिया। इवन लिखवा इसलिए दिया क्योंकि आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। साइंस वाले जानते हैं ऑलरेडी, सारे कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्लियर होते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट इन्हें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मालूम होते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। अगली हेडिंग आपकी वर्षण है। वर्षण देखते हैं कि वर्षा कब होती है, कैसे होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है यहाँ पर। देखिए जितनी चीज़ें हैं आप यहाँ पे मन लगाकर रोचकता के साथ अगर आप देखेंगे, यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए लिखते तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लिखने से अच्छी बात है, लेकिन जब आप थोड़ा आप लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज करेंगे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते बनाते, और मेरी बातों को समझेंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये तो मालूम है कि हवा में जलवाष्प की मात्रा होती है, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है, हवा ठंडी होती जाती है, वैसे वैसे जलवाष्प का संघनन होता जाता है। संघनन होता है तो बूंदों के रूप में होता है। तो आप वही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है कि हवा में संघनन की प्रक्रिया जो है वो संघनित कणों के आकार को बड़ा कर देती है। ये संघनन की प्रक्रिया जो होती जाती है, तो संघनन की क्रिया होने से होता है संघनित कण जो होते हैं, यानी ठंडे ठंडे जो पानी के कण ऊपर बनते हैं वायुमंडल में, वो बड़े बड़े होते चले जाते हैं। इतने बड़े होते चले जाते हैं कि जो हवा है उन्हें अपने आप में रोक नहीं सकती है। हवा का फ्लो है, यानी हवा जी मान लो बह रही है और इसमें छोटे छोटे वायु के कण हैं ऐसे करके। अब चूंकि इतने भारी हो गई है नीचे से, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो लग रहा है नीचे से, और ऊपर से हवा इन कणों का भार जो उठाने में सक्षम नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब ये कण ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो फिर आपको ये वर्षा के रूप में नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, वर्षा के रूप में ये नीचे वर्षण के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें कि हवा में, पहला पॉइंट, हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया से जब संघनित कणों का आकार बड़ा होने लगता है तो हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, यानी हवा का प्रतिरोध, यानी हवा अपने ऊपर उड़ा के ले जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उड़ा के ले जा रही है, लेकिन जब इतने भारी हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध इनका प्रतिरोध नहीं लग पाता है। ठीक है, तो हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है या असमर्थ हो जाता है, तब यह पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। ठीक है, तो यही आपकी जो है वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म में बताया गया कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। एक लाइन में बता दिया गया है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन, वो साइंटिफिक रीजन ऊपर बताया गया है। ठीक है, कि किस तरह से जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, किस तरह से संघनन की प्रक्रिया में कणों का आकार बड़ा होने की वजह से यहाँ पर ये हवा इन्हें धारण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इन्हें छोड़ दे रही है, फिर ड्रॉप कर दे रही है, गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें पृथ्वी की तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं आपने देख ली, यहाँ पर नोट डाउन कर ली, यानी पहले का सब पॉइंट भी नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए वर्षण के भी प्रकार होते हैं। वर्षण की दो अवस्थाएं होती हैं, ठोस और आपका द्रव। एक तो ठोस अवस्था है और दूसरी कौन सी है, द्रव है। अब देखिए वर्षण जब आपका पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, और वहीं जब आप तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वर्षण जब हिम तूलों के रूप में ये होता है, यानी छोटी छोटी हिम की बूंदों के रूप में होता है, तो उसे हम हिमपात कहते हैं। ये आप सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना, सेकंड और सेकंड का सब पॉइंट। अब देखिए वर्षा में हिमपात के अतिरिक्त कुछ और भी वर्षा के कारक होते हैं। वर्षा में कुछ और चीजें भी देखने को मिलती हैं। यहां पर दो कारक हैं, एक तो सहिम वृष्टि है और एक कर्कापात है, नहीं इसे हेल स्टॉर्म टाइप बोलते हैं। ठीक है, नहीं वर्षा में ही आपकी जो है, जो वर्षा जहां होनी है वहां पर आप बारिश के साथ साथ जो बहुत तीव्र गति से ओले वगैरह गिर हैं, तो वो चीज होती है कर्कापात बोलते हैं, जिसे हेल स्टॉर्म के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तीव्र गति से ओले वगैरह गिरते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात हैं। सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। सबसे पहले कर्कापात होता है। कर्कापात क्या है, काफी सीमित मात्रा में होता है, यानी हर समय नहीं होता है, यदा कदा, और समय और क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभार होता है, ये लिख लेना इसी में। दूसरी बात आपकी सहिम वृष्टि क्या होती है। देखिए यहाँ पर सहिम वृष्टि के बारे में जो बताया है वो थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज यूज की है कि सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं, इन्होंने इस तरह से बताया है। अब थोड़ा हम आसान भाषा में से लिख लेते हैं कि जब वर्षा की बूंदों के साथ
हिम के कण भी गिरने लगते हैं तो इसे हम सहिम वृष्टि कहते हैं। यानी जब वर्षा होती है और वर्षा होने के साथ साथ हिम के कण भी छोटे छोटे जो इसके साथ आने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहिम वृष्टि कहते हैं। सामान्यतः बनता कब है, सामान्यतः यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रित रूप होता है, सहिम वृष्टि। ठीक है, ये सामान्यतः पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रित रूप होता है। तो ऐसे करके आपने सहिम वृष्टि भी देख ली। अब देखिए यहाँ पर एक अगली बात और होती है आपकी, यानी वर्षा में ही एक अगला कारक और आ गया है यहाँ पर कि कभी कभी वर्षा की बूंदें जो हैं बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। जैसे आपने देखा होगा ईंट की तरह बहुत बड़े गोले, गेंदनुमा बड़े बड़े गोले गिरते हैं तो उन्हें ओला पत्थर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ओला पत्थर कहा जाता है। अब देखिए वर्षा के प्रकार बताए गए हैं कि भाई वर्षा जो है आपकी ये कितने प्रकार की होती है, तो आप यहां पर लिख लेना इसी में सब हेडिंग, वर्षा के प्रकार। देखिए वर्षा जो है आपकी 3 प्रमुख प्रकारों में बांटी गई है। पहला प्रकार आपका जो है, पहली सब हेडिंग इसमें है संवहनी वर्षा। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, संवहन का मतलब होता है कोई चीज गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठकर जब ठंडी हो जाती है तो वर्षा के रूप में हमें नीचे मिल जाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है भाई, जब हवा गर्म हो जाने पर, यानी हवा जो है यहाँ पे लिखा है ना, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है और वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलकर ठंडी हो जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलकर ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये लिख लेना इसमें, ठंडी हो जाती है। इसी में सब पॉइंट। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया से कपासी मेघों का निर्माण होता है तथा गरज तथा बिजली के कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, मूसलाधार होती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं होती है। खास बात यह है कि ये लंबे समय तक नहीं रहती है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसके अलावा संवहनी जो क्षेत्र है, यानी कि जहां पर आप समझ रहे हैं संवहनी तभी होती है जब गर्म वायु ऊपर उठती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, संवहन होता है ऊपर की तरफ। यानी कि केवल गर्म, अब आप समझ रहे हैं गर्म वायु है तो गर्म वायु वहीं पाई जाएगी जहां पे सूर्य की उष्मा सीधी पड़ रही होगी। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है आपके, और खासकर विषुवतीय क्षेत्र हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे, यह गर्मियों में विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। तो ये तो आपकी संवहनी वर्षा थी, आप नोट डाउन कर ली। अगली वर्षा का प्रकार है पर्वतीय वर्षा। जैसा कि नाम से ही आप स्पष्ट हो रहा है, पर्वतीय वर्षा। अब देखिए पर्वतीय वर्षा के लिए हम थोड़ा ये मैप ढाल बना ले रहे हैं। देखिए हमने माना कि यहाँ से हवाएं आ रही हैं, ठीक है, ऐसे करके ये समुद्र है नीचे और यहाँ से हवाएं आ रही हैं और ये पवन जो है पवनामुख ढाल है, यानी पवन की ओर जो है मुख, पवन की तरफ मुंह वाला ढाल है और ये पवना विमुखी ढाल है। ठीक है, विमुख का मतलब ये पवन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला ढाल है, पवना विमुख ढाल है ये। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा आपने कि पवना विमुखी जो है, यानी पवन की तरफ जिसका मुंह है ढाल का, उस पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, जबकि पवना विमुख जो होता है ढाल, वो वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से यहाँ पर वर्षा हो जाती है और किस तरह से ये वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, वो बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि भाई जब संतृप्त वायु जो है आपकी, जब संतृप्त वायु की संगति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए, तब यह ऊपर की ओर उठकर क्या हो जाता है, फैलती है। तब यह ऊपर की ओर उठकर फैलती है, जिससे तापमान जो है गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। ठीक है, आर्द्रता संघनित हो जाती है और इसे ही हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, यानी आर्द्रता संघनित हो गई, आर्द्रता संघनित होने का मतलब है आर्द्रता नीचे आ गई, तो ये क्या हो गई, आपकी पर्वतीय वर्षा हो गई। तो वही बताया गया भाई होती कहाँ ये वाली वर्षा, जो पवनाभिमुख ढाल है, यानी पवन की ओर वाला ढाल है, जो ये वाला ढाल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें सब पॉइंट नोट कर लेना कि इस प्रकार की वर्षा पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक होती है। अब दूसरा ढाल बताया गया है, दूसरा ढाल इसका पवना विमुख वाला बताया गया है, जिसमें मान लो जहां पे हवाएं ऊपर उठी, अब यहाँ पे हवाएं उठने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगी ऐसे करके हवाएं, और उस समय हवाएं गर्म हो जाती हैं। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। संघनन की प्रक्रिया जब नहीं हो पाती है तो क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप वही बताया गया है कि भाई लिख लेना आप कि दूसरे ढाल पर, यानी कि ये इसी में लिख लेना कि इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं,
ये हवाएं दूसरे ढाल पर नीचे उतरती हैं तथा उनका उतरती हैं, तब उनका तापमान बढ़ जाता है। हवा किसका तापमान बढ़ जाता है? हवा जो है इसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, जब तापमान बढ़ गया तो संघनन प्रक्रिया नहीं होगी। तो संघनन प्रक्रिया जब नहीं होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ने से संघनन नहीं होगा, क्योंकि संघनन तभी होता है जब ठंडी हो वायु, ठीक है, तभी संघनन होता है। तो संघनन नहीं होगा तो अभी वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यानी कि प्रतिपवन ढाल जो है, यानी कि उल्टा जो पवनाभिमुख ढाल है उसमें वो सूखे वर्षाविहीन रहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे लिख लेना इसमें। अब अगला पॉइंट इसमें, जिससे प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र इसमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया कहा जाता है। हमने डायरेक्ट लिखवा दिया यहाँ पे, आप समझ गए होंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पे वर्षा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, इसे हमने क्या कहा, फिर वृष्टि छाया प्रदेश कहा। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात और बता दूं, यहाँ पर अगला सब पॉइंट, पर्वतीय वर्षा के समय, यानी पर्वतीय जो वर्षा होती है इसके समय जो पवनाभिमुखी ढाल है, यानी पवन की ओर वाला जो ढाल है, पवनाभिमुखी ढाल लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बादल होते हैं, पवनाभिमुखी ढाल पर जो बादल होते हैं वहाँ पर कपासी मेघ होते हैं। यहाँ पर कौन से मेघ पाए जाते हैं? कपासी मेघ, इनसे यहाँ पर वर्षा होती है, पूछा गया है ये वाला। और जो पवनाभिमुख ढाल है, विमुख वाला जो ढाल है, पवन के अपोजिट डायरेक्शन वाला ढाल है, ठीक है, यानी पहाड़ का ये वाला ढाल है, ये वाला, ठीक है, पवनाभिमुख ढाल है। तो विमुख ढाल पर स्तरीय मेघ होते हैं। कौन से मेघ पाए जाते हैं? स्तरीय मेघ, जो ऊंचाई पे बनते हैं वही वाले मेघ यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई से जो वायु नीचे की तरफ गिरती है तापमान बढ़ाकर, उससे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, आर्द्रता नहीं होती तो वर्षा नहीं होगी। ये आपने नोट कर लिया। आगे अगली वर्षा है चक्रवाती वर्षा। देखिए चक्रवाती वर्षा के बारे में वैसे तो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा होती क्या है? चक्रवाती वर्षा के बारे में आपने देखा था कि जब गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण यानी मिलान से, अभिसरण का मतलब होता है मिलती हैं वायु, ठीक है, तो अभिसरण से निर्मित जो वाताग्र है आपका, चक्रवात है जो आपका, तो वाताग्र पर जब गर्म वायु ऊपर उठकर फैलकर ठंडी हो जाती है और एंड में संघनन हो जाता है, तो ऐसे से हमें क्या होती है, वर्षा की प्राप्त होती है। और ऐसी वर्षा जो होती है वो चक्रवाती वर्षा कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब आप लिख लेना, गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण से निर्मित, यानी कि अभिसरण का मतलब मिलान से या मिलने से निर्मित वाताग्र पर जब गर्म वायु ऊपर उठकर फैलकर ठंडी हो जाती है और अंततः संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा की प्राप्त होती है, तो इसे चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये तो आपने देख ली भाई, वर्षा के प्रकार देख लिए। अब देखिए ये सब चीजें तो हो गई। अब अगली स्वतंत्र हेडिंग है संसार में वर्षा का वितरण। संसार में वर्षा कितनी कितनी हो रही है, देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ वाकई में टू द पॉइंट ही हैं, उनमें मैं फेरबदल नहीं कर सकता हूँ। वैसे अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखें तो इनमें ही जो आपके ये पॉइंट दिए, इनमें और 4-4 पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिए, 4-4 लाइन इनमें और ऐड कर दी हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ सेलेक्टिव पॉइंट ही हैं। तो सबसे पहली बात, वर्षा की खास बात आप जानते होंगे, विषुवत व्रत से ध्रुव की तरफ जाते समय वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है, क्योंकि विषुवत व्रत पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण की दर भी बहुत ज्यादा तेज होती है, तो वर्षा भी यहाँ पर अच्छी खासी प्राप्त होती है। ध्रुव पर वाष्पीकरण की दर तेज नहीं होती है तो वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी, जलवायु वाले चैप्टर से मैं पढ़ा के आया हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति यहाँ बताई गई है कि जो विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी विश्व के जो भी तटीय क्षेत्र हैं, जो महासागरों के तटीय क्षेत्र हैं, देशों के तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर महाद्वीप यानी कि हमारे महाद्वीप के अंदर के भाग हैं, उनकी अपेक्षा तटों पर ज्यादा वर्षा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर क्या है, समुद्र के बादल, समुद्र से जल वाष्पीकरण हुआ जल्दी से, वाष्पीकरण होने के से जैसी वायु वाष्प ठंडी हुई ऊपर जाकर, ठंडी होकर तुरंत संघनित होकर नीचे वर्षा के रूप में बूंदें मिल गई, ठीक है। तो वहां पर जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके में हर पल वर्षा होती रहती है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यहां पर यह है कि आपका विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा जो महासागर हैं, यहां लिख लेना, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर बाष्पीकरण की क्रिया लगातार होने के कारण वर्षा अधिक होती है। इन पर वर्षा अधिक होती है, इनके ऊपर वर्षा अधिक होती है। यानी कि हमारे स्थलीय भाग हैं, स्थलीय भाग की तुलना में
महासागरों के ऊपर वर्षा ज़्यादा होती है। क्यों? लगातार वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर तत्काल जो है आपका वाष्प जो ऊपर उठने के बाद जैसी ठंडी होकर संघनित होकर वो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे बूंदों के रूप में आके गिर जाती है। तो ये ध्यान रखना, महासागरों पे जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीपों की तुलना महासागरों पे वर्षा ज़्यादा होती है। यही फैक्ट है आपके, कोई नए फैक्ट नहीं होते हैं। यूपीएससी में यही फैक्ट जो होते हैं वो आपको मार देते हैं। हकीकत बात यह है, आप पेपर उठा के देखना, ये आपके मालूम तो पड़ते हैं कि भाई बिल्कुल बहुत सिंपल फैक्ट है, लेकिन ये सिंपल फैक्ट नहीं होते हैं। आपने अगर पढ़े हैं, लिखे हैं तो आप टिक लगा पाएंगे वहाँ, और आपने पढ़े लिखे समझे नहीं है तो यकीन मानिए आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगली बात यहाँ पे बताई गई है, अगली स्थिति बताई गई है, यानी अब आपका चौथा पॉइंट है, विषुवत पथ से 65 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो पूर्वी तट हैं, पूर्वी तटों पर वर्षा ज़्यादा होती है। यानी विषुवत पथ के से 35 डिग्री और या 40 डिग्री उत्तरी, ठीक है, विषुवत पथ जो है इसके 35 डिग्री या 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी, ठीक है, तो इनके पूर्वी तट जो है, पूर्वी इलाके ये वाले हैं, इन पर वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिम की तरफ ये घटती जाती है। वहीं विषुवत पथ के 45 से लेकर 65 डिग्री उत्तर दक्षिण बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे पश्चिमी किनारों पर वर्षा ज़्यादा होती है और ये पूर्व की तरफ घटती जाती है। ये डिफरेंस याद रखना आप, ठीक है। 45 से 65 में कहाँ से होती है वर्षा? पछुआ पवनों से होती है और पश्चिमी किनारों से होती है, और ये पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि आपके देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, यानी विश्व में वर्षा कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, कौन कौन से ऐसे स्थान है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा प्राप्त होती है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, वर्षा की जो मात्रा मापते हैं वो सेंटीमीटर में मापते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर यहाँ वर्षा होती है वो अति वर्षण क्षेत्र माना जाता है, बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट लिख लेना आप, विषुवतीय पट्टी जानते हैं आप, शीतोष्ण प्रदेश आपके जो हैं, ठीक है, पश्चिमी तटीय किनारे हैं, पर्वतों के ढाल हैं, पर्वतों के वायु ढाल हैं, ठीक है, इसके अलावा मानसून क्षेत्र हैं, ठीक है। तो लिख लेना इसमें कि विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेश, पश्चिमी तटीय किनारे, पर्वतों के वायु ढाल, मानसून क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। अब देखिए शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे इसी में। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में डैश लगा के लिख देना, प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके केंद्रीय भाग हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग हैं, बीच के भाग हैं। शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी या भीतरी भाग हैं, इनमें वर्षा की मात्रा, ठीक है, भाग में कितनी है वर्षा, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, ठीक है। इसके अलावा अगले क्षेत्र जो है आपके, अगला सब पॉइंट 5वें का तीसरा सब पॉइंट है, जो वृष्टि छाया प्रदेश हैं या फिर आपके उच्च अक्षांश प्रदेश हैं, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र ऊंचे अक्षांश डैश ले लेना, वर्षा प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और देखिए आपने प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, मेरी यही आशा है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मेरा पूरा भरसक प्रयास है कि आपको बेहतर से बेटर नोट्स मिलें और आप लोगों की स्टडी जो है पूरी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की बस नहीं, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।